इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर कांकेर में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने पंखाजुर इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों का नाम संतोष लक्ष्मण और नित्यानंदन नायक है। बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा ने घटना की पुष्टि की है। आईईडी ब्लास्ट के बाद रुक कर फायरिंग की भी खबर है। फायरिंग दोनों ओर से की जा रही है। टीम को बैकअप भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग में कुछ नक्सली भी मारे गए हैं। कांकेर के छोटे बेटिया थाना इलाके के ताड़वाली के जंगल में घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक जवान बाइक पर सवार होकर निकले थे। इसी दौरान बीएसएफ जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए। आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के बदहाल सिस्टम को और बेजार बना दिया है। मुंबई वालों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रोजमर्रा के काम वो कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई की बेबसी की तस्वीर। मुंबई पर भारी बारिश का सितम। 2 दिन से लगातार बारिश। बेदम सिस्टम, बेबस मुंबईकर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बारिश से बेदम है। सोमवार को सीजन की सबसे तेज बारिश ने पहले से ही खास्ता हाल मुंबई का हाल और बेहाल कर दिया। बारिश के बाद मुंबई वालों को समंदर में जाने की जरूरत नहीं रही। सड़कें खुद ही समंदर बन गई। जहां देखिए सड़कों पर दूर दूर तक पानी का कब्जा है। लोग घुटनों भर पानी में चलने को मजबूर हैं। बच्चे हों या बड़े या बुजुर्ग, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले मूसलाधार बारिश और फिर सड़कों पर जल जमाव ने कर्फ्यू से हालात बना दिए। लोगों ने घरों में अपने को कैद कर लिया। बारिश का असर देश की आर्थिक राजधानी पर साफ साफ दिख रहा है। बाजार बंद हैं क्योंकि बारिश के कारण लोगों को अपने काम धंधे पर पहुंचना मुश्किल है। तो बारिश के बीच खरीदारी करने भला कौन आएगा? बारिश का असर न सिर्फ सड़कों और बाजारों पर है, बल्कि अस्पताल भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। बारिश की बेदर्दी से मरीजों का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो बारिश का हाल ये है कि सड़कों पर गाड़ी या तो रेंग रही है या फिर तैर रही है। सड़कों पर गाड़ियों को तैरने वाली तस्वीर तो आपने कम ही देखी होगी। लगातार बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन जिन्हें पहले से जानकारी नहीं, उन्हें मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। टिफिन लेके जाए बच्चे का स्कूल का छोड़ देने, मैसेज नहीं है, पेरेंट्स नहीं, मेरे प्रॉब्लम है, ट्रैफिक फुल ट्रैफिक है। लगातार बारिश ने मुंबईकर को परेशान कर दिया है। उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कहां जाएं और किससे फरियाद करें। आखिर कैसे उन्हें इस मुसीबत से निजात मिल पाएगी? बारिश इतना ज़्यादा है तो टैक्सी भी मिल नहीं रहा है। ओला बुक करा था, ओला वाला अंदर नहीं आ रहा है, तो परेशानी तो हो ही रही है। पानी भर गया नाला से? पानी तो बहुत ज़्यादा भरा है, घुटनों तक पानी है वहाँ पे, और कोई इंतज़ाम नहीं है सरकार की तरफ से। ट्रेनें वगैरह? ट्रेनें सब लेट चल रही है, एक आधा घंटा लेट चल रहा है ट्रेन। चारों तरफ कोहराम मचा है, तो अब बीएमसी के कर्मचारी भी काम पर हैं। कई जगहों पर पंप के जरिए पानी निकालने का काम जारी है। सड़कों पर से पानी को निकालने के लिए मेनहोल को खोला गया है।
और यही मेनहोल स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर बीएमसी और मुंबई पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन को भी पंगु बना दिया है। रेल ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, लोकल ट्रेन धीमी रफ्तार से चल रही हैं और लोग बेहाल हैं। तेज रफ्तार से भागती मुंबई पर बारिश ने हर तरफ से रोक लगा दी है। सोमवार को हुई तेज बारिश ने मुंबई के हालात और खराब कर दिए। ऐसे में मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने का अनुमान जताकर मुंबई की मुश्किल और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात मेक इन इंडिया की, जिसे पहली बार इतना बड़ा प्रवास मिला है। दिल्ली सटे नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। पीएम मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात दी है। साथियों, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में आज का ये अवसर बहुत ही विशेष है। यकीनन ये बेहद अहम पल है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि ये महज एक उद्घाटन नहीं बल्कि उड़ान है पीएम के उस सपने की जिसे उन्होंने मेक इन इंडिया का नाम दिया था। अब जाकर वो साकार होता दिख रहा है, क्योंकि नोएडा में बनी ये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है। भारत के नागरिकों के एम्पावरमेंट में योगदान तो देगा ही, मेक इन इंडिया की मुहिम को भी ये गति देगा। सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के बीच में मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंधों की एक नई शुरुआत हुई है। यकीनन ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ने कोरियाई कंपनी की जमकर तारीफ की, साथ ही उन तमाम कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लुभाया भी, जिनका प्रोडक्ट तो देश में बिकता है लेकिन बनता वो कहीं और है। ये सैमसंग जैसे ट्रस्टेड ब्रांड को नए अवसर देने के साथ ही दुनिया के हर उस कारोबारी को खुला आमंत्रण है जो न्यू इंडिया के नए और ट्रांसपेरेंट बिजनेस कल्चर का लाभ उठाना चाहता है। कि हम प्रदेश के रोजगार सृजन हेतु निवेशकर्ताओं को किए गए वायदे को पूरा करने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। चलिए अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री के बारे में बताते हैं। नोएडा की ये फैक्ट्री क्यों है खास? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की ये फैक्ट्री नोएडा के सेक्टर 81 में 35 एकड़ में फैली है। 5000 करोड़ रुपए का निवेश कर नोएडा प्लांट का विस्तार किया गया है। नए प्लांट के बाद अब यहाँ से तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग होने की उम्मीद है। नोएडा की इस फैक्ट्री में 70,000 लोगों को रोजगार मिला है। पीएम मोदी के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि रोजगार के नाम पर ही केंद्र और राज्य सरकार पर विपक्ष सबसे ज्यादा हमला बोलता है। इस कंपनी से यकीनन हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। चूंकि ये कंपनी नोएडा यानी यूपी में है, इसलिए बीजेपी से चुनाव में भी भुनाएगी और मेक इन इंडिया के जरिए मिशन 2019 को मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देश में शरिया कोर्ट चाहिए। बोर्ड की इस मांग पर बवाल मचा हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या शरिया संविधान और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? क्या संविधान से बड़ा है शरिया? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है शरिया? शरिया कोर्ट बनाने की क्यों हो रही है मांग? क्या शरिया कोर्ट बनाने की मांग जायज है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में संविधान और सुप्रीम कोर्ट के समानांतर शरिया कोर्ट बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हर जिले में शरिया कोर्ट खोलने की योजना है और इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
दिल्ली में 15 जुलाई को एक अहम बैठक बुलाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में शरिया अदालतों के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिसमें लोगों को शरिया कानून के बारे में बताने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कोशिश पर विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी का कहना है कि ये कोई कोर्ट नहीं है और ये सिर्फ वैवाहिक विवादों का फैसला देगी। ये कोर्ट हम उसको नहीं कहते हैं, वो दारुल क़ज़ा है, काजी उसको प्रेजाइड करता है। और काजी जो है वो इस तरीके से कि दोनों फरीक़ैन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के होते हैं, शौहर और बीवी, उनके बीच जो पहले तो कोशिश करता है कि उनसे सुलह आपस में करवा दे। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर अलायदगी के क्या तरीके हैं वो सजेस्ट करता है और दोनों की मर्जी से उनके बीच में फैसला करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कोशिश का विरोध शिया धर्मगुरु ने भी किया है। समझता हूँ ये एक असंभव सी चीज है जिसको संभव बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जमीन पर चीज नहीं उतर पाएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर घर में रोटी गरम और चाय ठंडी के मसले हुए घरेलू तो वो तो ये कोर्ट हल कर सकता है, लेकिन एक जर्नली और टोटली मुस्लिम मुकदमात को लिया जाए ये इम्पॉसिबल है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कोशिश को केंद्र ने गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ उठाया गया एक कदम बताया है कि ये बहस जो है ये फालतू है। ये ऐसी बहस है भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के मंशा के खिलाफ है और उनको किसी तरह का जुरिडिक्शन नहीं, पावर नहीं इस तरह की कोर्ट क्रिएट करना। विवादों और विरोध के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया कोर्ट की बात कर रहा है, जिससे उस पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग कोर्ट बनाने पर क्यों आमादा है? न्याय के लिए कोर्ट मौजूद होने पर अलग शरिया कोर्ट की जरूरत क्यों है? क्या वैवाहिक विवादों का निपटारा शरिया कोर्ट में संभव हो पाएगा? क्या शरिया कोर्ट में हारने पर कोई पक्ष देश की अदालतों में नहीं जाएगा? साफ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देगा तब तक उनकी कोशिश सवालों के कटघरे में खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। निर्भया के मुजरिमों को फांसी ही होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मुजरिमों के लिए फांसी की सजा बरकरार रखी है और रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन अहम सवाल यह है कि आखिर फांसी कब मिलेगी। खुश तो हैं क्योंकि जीत मिली है, लेकिन इंसाफ अभी अधूरा है। मां बाप ही नहीं, हर किसी को निर्भया के लिए इंसाफ चाहिए। मुजरिमों के लिए मौत की सजा चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला लिया है। न्याय में अगर कोई तब्दीली की जाती है तो सबका मनोबल टूट जाता। जल्द से जल्द जो भी इसमें अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी हो और जल्द से जल्द उनको फांसी मिले। ये सिर्फ लोगों की मांग नहीं है, बल्कि कानून के मुताबिक भी मुजरिमों के लिए सिर्फ फांसी ही सही सजा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दरिंदों की सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। दोषियों की फांसी की सजा बरकरार। विनय, मुकेश और पवन को होगी फांसी। कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। इतना ही नहीं, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में रिव्यू तभी संभव है जब कानून में कोई स्पष्ट गलती हो। मतलब साफ है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को दरिंदों को दी गई सजा में कहीं से किसी प्रकार की चूक नहीं दिखती। लेकिन बचाव पक्ष के वकील साहब क्या कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। इनके साथ अनजस्टिस हुआ है। क्या लीगल ऑप्शन उसमें बचता है? देश की एपेक्स कोर्ट से इन बच्चों के साथ पब्लिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर में फैसला हुआ। सजा चौतरफा दबाव की वजह से दी गई है। गजब है
मतलब नीचे से ऊपर तक गलती दोहराई गई है। निचली अदालत ने भी चारों हैवानों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा ही मुकर्रर की। अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई तो भी फांसी की सजा पर मुहर लगाई गई। फिर भी अन्याय, जबकि पीड़ित माता पिता अब भी पूरा इंसाफ यानी कि फांसी का इंतजार कर रहे हैं। ये कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन जो कानून में ऑप्शन है उनको मिलेगा। कोई बात नहीं, वो भी जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, लेकिन जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। वो बढ़ ही रहा है, वो बढ़ेगा तब तक बढ़ेगा जब तक इनको फांसी नहीं होगी। तो किसी के मन में डर तो है नहीं। यकीनन देरी हो रही है। हर बार कानून का पचड़ा फंसाकर इंसाफ को टाला जा रहा है और अब अक्षय की पुनर्विचार याचिका की तैयारी चल रही है। जो वाइफ है उनकी मदर एक्सपायर हो गई, इसलिए जब वो आएंगी नेक्स्ट वीक तब उनके अक्षय कुमार सिंह की तरफ से पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति जी के पास जब ये मामला जाएगा तो राष्ट्रपति जी को अपनी जो कॉन्शियंस है उसका इस्तेमाल करते हुए जो आज देश के लोग चाह रहे हैं उनको उसी हक में फैसला करना चाहिए। देश भर में हैवानियत बढ़ती जा रही है। हर दिन कोई न कोई दरिंदगी सामने आती है जिस पर रोक लगना जरूरी है और ये तभी मुमकिन है जब सजा सही वक्त पर दी जा सके। लेकिन करीब 5.5 साल बीतने के बाद भी पीड़ित परिजनों को अब भी फांसी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक खबर आपको चौंका सकती है, सतर्क कर सकती है, क्योंकि ये खबर हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक खबर के मुताबिक जिन मेडिकल सिरिंज को ब्रिटेन ने अपने मरीजों के लिए हानिकारक बताकर प्रतिबंधित कर दिया है वो आज भारत में इस्तेमाल में है। भारत में मरीजों की जान से खिलवाड़। ब्रिटेन में असुरक्षित सिरिंज का भारत में उपयोग। 2010 में ब्रिटेन में लगी थी रोक। भारत में मरीजों की जान से खिलवाड़ कैसे हो सकती है, इसकी एक वानगी एक प्रतिबंधित सिरिंज के भारत में इस्तेमाल की खबर को लेकर सामने आई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने जिन सिरिंज को असुरक्षित घोषित कर दिया वो भारत के अस्पतालों में पहुंच रही हैं। द संडे टाइम्स की खबरों में ये बात सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रतिबंधित ग्रीस बाय सिरिंज ड्राइवर्स भारत, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों के अस्पतालों और चिकित्सा संगठनों को भेजे गए। आपको बता दें कि साल 2010 में ब्रिटेन में ऐसे सिरिंज को चरणबद्ध तरीके से देश से बाहर किया गया था, लेकिन कंपनी ने इसे विकासशील देशों को भेज दिए। ऐसे में सवाल है कि जिन सिरिंज को ब्रिटिश लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना गया वो भारत के मरीजों के लिए सही कैसे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि कई अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल हुआ होगा। ये लापरवाही है या एक सोची समझी साजिश, लेकिन इतना तय है कि इस चौंका देने वाली खबर ने विदेशों से आने वाली खैरातों पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। हो सकता है कि कई मरीज ऐसी जानलेवा सिरिंज के कारण अपनी सेहत को नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे। ये जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की है कि वो विदेशों से आने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारतीय स्टार महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर देर रात स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दीपा कर्माकर ने कहा कि वे इस जीत से उत्साहित हैं और आगे एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे। दीपा ने FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 2 साल बाद इंजरी से रिकवर कर दीपा ने तुर्की वॉल्ट इवेंट में कारनामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दीपा कर्माकर को गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। कि मैं 2 साल के बाद मेरा इंजरी था, उसके बाद में कंपटीशन था, उसमें परफॉर्म किया और फर्स्ट वर्ल्ड कप मेडल आया मेरा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी मेरे कोच को और नंदी सर को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्नास्टिक्स फेडरेशन की। इनकी बहुत सपोर्ट थी। बिना उनकी सपोर्ट की शायद मैं कमबैक नहीं कर पाती
और सामने एशियन गेम्स है, उसकी बहुत तैयारी करना है। बस अभी पूरा प्रैक्टिस में जोर लगाएंगे। बस आप सबके आशीर्वाद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।